हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन से रिलेटेड जेई पीवाईक्यू। और इससे पहले मैंने 2023 की प्लेलिस्ट में अपडेट किया हुआ है। 2020, 21, 22 के मैं आपको करवा देता हूँ 3 साल के, और उसके साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि पेपर बहुत पास है। टाइम वेस्ट मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू में फोकस करिए कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास की बहुत सारी थ्योरी है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक ऐसी, जैसे आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं, जब रिजिड बॉडी आप पढ़ते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे आपके पास पार्टिकल हैं। तो एक पॉइंट ऐसा जहाँ पर वो जो मास है हम उसको क्या क्या समझते हैं, कंसंट्रेटेड है, जहाँ पर हम सारी इक्वेशन ऑफ मोशन और अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे। तो वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे सारा मास आपका क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और सपोज आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हैं, होगा क्या, अगर डिस्क्रीट डेटा दिया है, डिस्क्रीट मतलब जैसे मास दिया है आपको m1, m2, m3, इस तरह से आपको मास दिया है और इन्हीं मास के आपको क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं। हो सकता है आपको x1, y1, z1 दिया है, x2, y2, z2 दिया है, x3, y3, z3 दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको दिए हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे, जो मास लेना है आपने उसी का आपको पोजीशन लेनी है। सेम सेकंड मास, सेकंड उसकी पोजीशन, थर्ड मास, थर्ड उसकी पोजीशन, और नीचे हम क्या कर देते हैं, सम ऑफ मास। तो x में सारे मास और उनके x की वैल्यू। अगर यहाँ पे सपोज y का कैलकुलेट करना होता तो y का क्या निकल के आ जाता, m1 y1, सेकेंड में m2 y2, थर्ड में m3 y3। तो ये डिस्क्रीट मास का आपका फॉर्मूला है और नीचे आपको क्या करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब दूसरी जो बात है वो ये है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, मान लो किसी m1 मास का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 मास का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो RCM जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2, और r1 r2 IJK के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जैसे आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जहाँ पर मास होगा, जहाँ पर मास के साथ हम पोजीशन लिख रहे हैं वहाँ पर हम वेलोसिटी लिख लेंगे, m2 v2 और अपॉन में m1 m2। तो जब सिस्टम और पार्टिकल आपके पास होते हैं, मोर देन वन पार्टिकल होता है, तो अब हम वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये है कि सेंटर ऑफ मास आपका लाई करेगा विद इन या आउटसाइड द बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रिंग जो है, रिंग के कहाँ होता है, आउटसाइड होता है। जैसे डिस्क है, डिस्क का कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो दोनों साइड हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, जो सेंटर ऑफ मास है भैया, सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, अगर सिमेट्रिकल बॉडी है, अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही आपका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक रिंग है और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो यहाँ पर जो इसका सेंटर O है, यही अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है और यही इसका सेंटर ऑफ मास भी है। तीसरी बात, जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं और उससे सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा डिपेंड, अगर आपको पूछेंगे कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड कहाँ करेगा, तो डिपेंड्स करेगा आपका शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा कि बॉडी की कैसे शेप है, और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होना चाहिए। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर ऑफ मास है आपका, अगर वो चेंज हो रहा है, जो सेंटर ऑफ मास अगर चेंज हो रहा है,
या आप ये कह सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ किसमें, ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशनल अगर मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाया करती है, लेकिन रोटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स आपका सेंटर ऑफ मास में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज स्पीड या आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी को पहला क्वेश्चन आता होगा। दो बॉडी दी हैं जिनका मास दिया है 1 किलो और 3 किलो। पोजीशन वेक्टर आपकी कितनी दी हैं, पहली i + 2j के, और जिस सीक्वेंस में उन्होंने दी हैं आपको भी वैसे ही यूज करना है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, समीशन mi/ri अपॉन में m1 जो भी है उसका सम। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है तो RCM कितना हो जाएगा, RCM हो जाएगा, देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो पहला मास और उसका पोजीशन वेक्टर ये वाला है i + 2j + k, और दूसरा जो हमारा मास है वो कितना है, 3 है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है -3i - 2j + k। तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब आप क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो 1 से जब इंटू करेंगे, i और i को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है आपका 2i - j + k। ये तो RCM की वैल्यू हो गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 2 का, अगर आपको पता होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का 4, इसका 1 और 1, तो √6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में √6 तो दिया नहीं है, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो कि किसका √6 है। तो भैया ए ऑप्शन का जो मैग्नीट्यूड है वही √6 दिख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, इसको करने से पहले जो क्वेश्चन हम ये है उसको करने से पहले हम सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको एक अभी पॉइंट बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। इसके होता है भैया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के। और ये बात बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपको मान लो कोई ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल में क्या है, ये मान लो मास m1 है, ये m2 है और ये m3 है। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 दिया है आपको, इसका x2 y2 दिया है, ठीक है, और इसका x3 y3 दिया है, ठीक है। ये आपसे कह देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप देखिए सेंटर ऑफ मास में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, अगर आप इसको एक मास को आप ओरिजिन पे रख देते हो तो अपने आप ही दूसरे का जो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 0, और इसमें क्या हो जाएंगे x3 की वैल्यू 0, और इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे मिड पॉइंट से, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर में आपको चारों पॉइंट दे दिए हैं और आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए क्या, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तो दोनों 0 0 हो जाएंगे। अगर स्क्वायर की साइड a है तो a, 0 0, अभी हो जाएगा a, a, और ये हो जाएगा 0, a, जिससे हमारे क्या होगा, कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएंगे, आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ठीक कर लेना, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट में लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है 3 आइडेंटिकल स्पेयर ईच ऑफ मास m आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ राइट एंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू 3 मीटर ईच। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टेक्स पे एक मास रखा है स्पेयर का m m m, और कह रहे जो साइड इसके परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो 3 3 है, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसने बता दिया कि ओरिजिन लेना है। तो आप अगर नहीं भी बताया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा एक वाले वर्टेक्स को, एक मास को उसके ओरिजिन पर रखो। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 0, और एक्स एक्सिस में y 0 होता है तो 3, 0, और यहाँ पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 3।
ये तो होगा। अब आपसे पूछा गया है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जब आप निकालोगे तो पूछ रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रूट एक्स टाइम्स एम है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो आप इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में ब्रेक कर लो, उससे आपको आसानी होगी। देखो ये हो जाएगा 0i 0j, ये हो जाएगा 3i प्लस 0j, ये हो जाएगा 0i प्लस 3j। अब अगर इसको आप m1 एज्यूम करते हो, इसको r1 ले लो इसके वेक्टर को, अगर इसको m2 लेते हो इसको r2 ले लो, ये आपकी चॉइस है, किसी को भी m1 m2 m3 ले सकते हो। तो जो RCM होगा वो कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में क्या होगा, सम ऑफ मास मतलब 3m। तो देखो यहाँ पर तो 0 0 है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m2 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू m है, और r2 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3i, तो इसको 3i लिख लो, प्लस m3 में m हो गया क्योंकि मास तो सेम है, और इसमें क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ j, तो 3j, और अपॉन में क्या हो गया 3m, 3 से तो 3 कट गया, m से m कट गया, बचा क्या i प्लस j, और i प्लस j का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2, तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं कि 2 ब्लॉक 10 kg एंड 30 kg, तो ब्लॉक हैं 10 kg और 30 kg, और इनकी भैया कंडीशन दे रखी है, मतलब लोकेशन दे रखी है, आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉक 1 है वो 0 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे है, और जो ब्लॉक 2 है वो x, 0 पे है। तो कह रहे हैं कि द ब्लॉक 10 kg मूव ऑन द सेम लाइन। अच्छा, 10 kg यहाँ से मूव कहाँ कर रहा है, 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अदर ब्लॉक, मतलब ये यहाँ से इधर अगर ये लाइन है तो ये वाला ब्लॉक 6 सेंटीमीटर इधर चले गया, ठीक है, इसको हम 10 लिख देते हैं। 10 kg वाला ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से उठ के कितना पहुंच गया, 6 पे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आप, 6, 0। और कह रहे हैं कि जो दूसरा ब्लॉक है 30 kg, वो मस्ट मूव कीप द, अच्छा वो भी मूव कर लिया, कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज। मान लो ये भी इस साइड को मूव करके आ रहा है और हमें बताया नहीं कि कितना आया, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये y डिस्टेंस मूव कर रहा है यहाँ से। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x, 0, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो अगर पहले x था तो अब कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, 0। तो पूछ क्या रहे हैं, दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या है, रिमेन अनचेंज। तो पहले का तो निकालो, तो पहले का सेंटर ऑफ मास अगर हम x cm लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 × 0, क्योंकि x एक्सिस में बात हो रही है, y में तो कोई बात ही नहीं हो रही, y में वैसे भी कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमने x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, और ये x2 ले लिया, ये y2 ले लिया, और ये हो जाएगा 30 × x ओवर दोनों का सम कितना हो जाएगा, 30 + 10 40। तो पहले वाला, जो पहले वाले को सॉल्व करोगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x/4, ये तो पहले वाले का है। अब दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास मान लो x1 है, तो x1 cm कितना हो जाएगा, 10 × 6 प्लस 30 × x माइनस y और अपॉन में 40। और क्वेश्चन में क्या करें, दोनों सेंटर ऑफ मास क्या है भैया, आपके सेम है। तो जब दोनों सेंटर ऑफ मास सेम होंगे, इसका मतलब है 3x/4 की जो वैल्यू है वो आपकी, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 6 + 3x माइनस y ओवर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3x से 3 हो गया, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका y आ जाएगा 2। तो 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर कहाँ, y डायरेक्शन में आपको देखना है, y आपने लिया कहाँ है, y आपने लिया है ये 30 के वहाँ से, तो इसमें कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 10 kg, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स kg, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y डिस्टेंस किधर है, टूवर्ड्स 10 kg। क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले आपका कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम है जिनका आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, ठीक, और बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है। अच्छा, वो सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं, उसकी एक ट्रिक है, कहते हैं, अब मैं ट्रिक ये है, सिटी हॉस्पिटल में, लिख देता हूँ, सिटी हॉस्पिटल में रुपये, RS को हम रुपये कहते हैं, देंगे, सिटी हॉस्पिटल में रुपये देंगे,
स्टैंडर्ड सिस्टम सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कोन। टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा हमारा ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर लेमिना। टी से हो गया कोन, इससे हो गया ट्राइंगुलर लेमिना। अच्छा, या आप इससे एक और बना सकते हैं, हलो कोन, जो खाली वाला अंदर से कोन है वो भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, मैं से कुछ नहीं होगा, आर फॉर हो जाएगा आपका, नहीं सिटी, अभी तो एच है, सी से ये हो गया, टी से ये हो गया, एच से क्या हो जाएगा, एच से आपका, इसमें सिर्फ एच है, एच से हो जाएगा आपका हलो या हेमिस्फेयर। ठीक है, हलो हेमिस्फेयर। अच्छा, आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका रिंग। डी से क्या हो जाएगा, डिस्क। ठीक है। अच्छा, एस से भी होगा, एस से होगा आपका, पहले एस का लिख लो, एस का होगा सॉलिड स्फीयर। और देंगे में सिर्फ क्या होगा, ये कुछ नहीं होंगे, तो डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा आपका डिस्क। तो कहने का मतलब है सीटी में दोनों हैं, जो बड़े बड़े वर्ड हैं उसमें एक एक ही है, जो दो वाले हैं उसमें दोनों हैं, इसमें दोनों हैं, इसमें दोनों हैं, ये बड़े वर्ड में एक एक है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर उसकी हाइट दी है, देखो कैसे याद करना है आपको, पहले वो बता दो, फ्रैक्शन बनाओ, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन बने। अब तो आपको ऐसे करना है, देखो 2 3 4, 2 3 4 हो गया, और यही 2 3 4 आपको ऊपर यहाँ इसके न्यूमरेटर में करना है, 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कोन की क्या होती है, हाइट, एच आ जाएगा, ट्रायंगल की हाइट एच आ जाएगा। अच्छा, हेमिस्फीयर की रेडियस आर आ जाएगा, रिंग की रेडियस आर, सॉलिड की आर, इसकी आर। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया, बस आपको ये ध्यान रखना है, एक और याद करना है आपको, पाई 8 3 पाई, बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपके साथ इससे क्वेश्चन काफी निकलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, अभी आप समझेंगे। कह रहे हैं कि आपको एक सेमी सर्कुलर वायर दी है जिसकी रेडियस क्या है, आर। तो देखो वायर है और कैसा है, सेमी सर्कुलर वायर है। तो सेमी सर्कुलर वायर है अगर, तो सेमी सर्कुलर वायर अभी भी हमने बताया था, अगर आप पीछे जाएं, सेमी सर्कुलर वायर कैसे हो जाएगा, रिंग का फॉर्म ले लेगा। तो रिंग का फॉर्म ले लेगा, तो कह रहे हैं कि ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको एक फॉर्मूला और बता दो। अभी हमने डिस्क्रीट का सेंटर ऑफ मास देखा, अगर आपसे कॉन्टिन्यूस का सेंटर ऑफ मास पूछेंगे, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हो गया जहां पर आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है 1/m r/dm। और dm क्या है, dm है स्मॉल एलिमेंट लोकेटेड एट पोजीशन r। अगर आप xcm कहेंगे, x के रिस्पेक्ट में कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, मास x/dm। अगर x y इंडिविजुअल आप करेंगे, ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। अगर आपको ये आएगा तभी आप कॉन्टिन्यूअस का करेंगे। आप कहेंगे सर हम कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको मास की वैल्यू ना देके कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, कोई वेरिएबल क्वांटिटी दी रहेगी, तो उससे आप इसको करेंगे। अच्छा, इसका एक सैंपल क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, इसी में कभी कभी ऐसा होता है आपको मास डेंसिटी दी रहती है, अभी तो नहीं दी रहेगी। अगर मास डेंसिटी दी रहेगी, अगर आपकी मास डेंसिटी गिवन है, मतलब कोई mx गिवन है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x का, वो क्या हो जाएगा, जो भी लिमिट दी है a to b, उसके बाद आपको करना है मास डेंसिटी, ठीक है, और उसके साथ इनटू x dx, और अपॉन में भी सेम यही करना पड़ेगा, a to b, और यहाँ पर सिर्फ m of x dx। ठीक है, मास डेंसिटी x का या y का या z का फंक्शन होगा। इसको देखिए, देखो मास डेंसिटी दिख रही है यहाँ पे, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे मास डेंसिटी दिख रही है, तो ये सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, xcm इक्वल टू मास डेंसिटी, यहाँ पर रो दिया है तो रो इंटू x dx
अपॉन रो डी एक्स। आप इंटीग्रेशन को काटना मत, आपको ये सॉल्व करना है और लिमिट दे रखी है 0 से एल, 0 से एल। इंटीग्रेशन ये नहीं कि आप इसको कैंसिल कर दोगे क्योंकि मास डेंसिटी एक्स का फंक्शन है। बस अब आपने तो इतने सारे इंटीग्रेशन करे हैं बच्चों कि आपको ये आना चाहिए। देखो रो नॉट कांस्टेंट है, रो की अगर वैल्यू रख देंगे रो नॉट बाहर आ जाएगा और एक्स का इसमें इंटू कर देंगे तो एक्स माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में एक एक्स होता है तो एक्स 3/l स्क्वायर डी एक्स। एक तो ये हो गया अपॉन में 0 से l और ये हो जाएगा एक्स, एक्स ना होके हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 3l/8 और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो है 3l/अल्फा। क्या है? 3l/अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन देखिए अब डिस्क का आ गया और डिस्क का अभी भी मैंने आपको बताया, डिस्क का जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, अभी हमने स्टैंडर्ड सिस्टम में पढ़ा था कि जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 4r/3π। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं कि क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस में दोनों में अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,4। अच्छा, दो एक ही एक्स पूछा है तो 4 हो जाएगा। आपसे एक ही एक्स पूछा है कि एक्स कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये भी हमने किया था। अब देखो रिमूव पार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में ही देखिए तब ज़्यादा समझेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है, ठीक है, और इस स्पेयर में हुआ क्या कि एक पार्ट इसका क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जो ये हमारा स्पेयर है इसमें इसका एक छोटा सा a/2 पार्ट क्या हो गया? आपने बाहर निकाल दिया। अगर आप a/2 पार्ट को इससे रिमूव कर देंगे तो पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास कितना बचेगा। ठीक है भैया, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और जब आप इसमें एक a/2, ये क्वेश्चन में दिया है आपको, a/2 रेडियस बाहर निकाल देंगे तो पूछ रहे हैं कि सेंट्रोइड इतना है तो कितना होगा, इस सेंट्रोइड के रिस्पेक्ट में कितना आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो देखो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m1 x1 माइनस, क्योंकि जो पार्ट आपने निकाल दिया उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में m1 माइनस m2। अब देखिए अगर m हमारे यहाँ पर जो ये सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी है, तो उस टर्म में जो हमारा मास हो जाएगा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? रो पाई, अच्छा रेडियस देखिए, पहले वाले का रेडियस a², इसके दो पार्ट कर लीजिए आप। पहला पार्ट तो ये हो जाएगा एक पूरा गोला जिसमें इसकी रेडियस कितनी है? a है, और a को रिमूव वाला पार्ट हो जाएगा। रिमूव वाले पार्ट में देखेंगे ये वाला, तो इसमें इसकी रेडियस कितनी है? a/2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a है, तो ये वाले का तो ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू x है, और x कितना है इसमें? x इसमें a है, तो हमने a का इंटू कर दिया, ठीक है ना। तो जो हमारा ये मास है, मास क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले वाले पार्ट का ये हो गया, माइनस जो आपने ये कैविटी निकाली है a/2 वाली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? सिग्मा पाई a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इनटू में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर से? ये आपकी a है और ये a/2 है, तो इसका वैल्यू रख देंगे तो 3a/2 इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रखने के बाद नीचे आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? सिग्मा पाई a² पहले वाले का माइनस सिग्मा पाई a/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो। अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से बचेगा a माइनस, इसको सॉल्व करने पर बचेगा a माइनस 3a/8 अपॉन में 1 माइनस 1/4। बस अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, आपका बचेगा क्या? a माइनस 3a/8 अपॉन में 1 माइनस 1/4, और सॉल्व करने के बाद आ रहा है 5a/8। है कोई ऑप्शन? कितना आ रहा? 5 4 4 नहीं सॉरी 5
5a/3 आएगा ना, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 और ये 4 में ये, तो 4 2 कर ही लेते हैं चलो। ये आ जाएगा आपका 8a माइनस 3a अपॉन में 8 अपॉन में हो जाएगा 3a/4, तो ये हो जाएगा 5a/8 इंटू 4/3। ठीक है, ये ऑप्शन, शायद ये ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिए हैं, एक मिनट चेक करने दीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन में इन्होंने थोड़ा मिस्टेक करी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है, कह रहे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अच्छा, सॉलिड हेमिस्फीयर, अभी भी हमने हेमिस्फीयर पढ़ा था कि हेमिस्फीयर का जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, तो हेमिस्फीयर का हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, cm से लिख लेते हैं इसको, 3r/8। ये तो होता है अभी 3r/8 के लोकेशन पे होता है, r कितना है 8 है, तो 3 × 8/8, 8 से 8 कट गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, और ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लिया गया है। कह रहे हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ ये है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको इसका निकालना होगा तो मास डेंसिटी के टर्म में जो xcm होगा, xcm वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा xdm अपॉन में इंटीग्रेशन dm। ठीक है, और तो यहाँ पर लिमिट रख दीजिए 0 to l, और x dm है ना, x की वैल्यू कितनी दी है, a + bx² और इसके साथ क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई, और इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसको नीचे भी, 0 से l a + bx² dm। तो जब भी मास डेंसिटी दी रहेगी तो फॉर्मूला ऊपर है, और dm की वैल्यू ये दे रखी है, dm इक्वल टू क्या होता है, ρdx। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते थे आसानी से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये d वाला, 3/4 2a + b 3a + b वाला। ठीक है, ये तो हो गया भैया प्रॉपर तरीका जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन 9 है, ये कहीं से नहीं आया है, ये आया है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस क्वेश्चन की करने का एक तरीका दिया है। अगर आप देखें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो आपको वहाँ पर इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव भी मिलेगा। क्या मिलेगा, उन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू 0 रख के, आप इसको खुद देखिएगा, चलो मैं उसमें ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 आ गया है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही है। तो कह रहे हैं कि ये हमारा एक क्वेश्चन है इसमें, और इसमें ये पूरी इतनी कैविटी हटा दी है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि इसका जो रेडियस 1 है इसको कट कर देना है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा रिमेनिंग पार्ट का कितना होगा। देखो पूरे अगर ओ के अबाउट पूरे का मास देखेंगे तो कितना होगा, 4 पाई पूरे वॉल्यूम में फैला है, r³ रो हो जाएगा। अच्छा, और कैविटी जो आप निकाल रहे हैं वो कितनी रेडियस की है, उसकी रेडियस 1 है, तो 4/3 पाई 1 का क्यूब रो हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा अगर आप कैविटी निकाल दें, तो टोटल में से आप कैविटी हटा देंगे। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम है, किसके अबाउट, सी के अबाउट। ठीक है, तो जो m रिमेनिंग है, जो m आपका रिमेनिंग निकलेगा, इसको हम mr से लिख देते हैं। चलो, तो रिमेनिंग का जो सेंटर ऑफ मास है किसके अबाउट, रेडियस के अबाउट, तो कितना हो जाएगा ये 2 - r, क्योंकि ये वैल्यू आपको 1 दी है, ये भी 1 हो जाएगी, तो 1 और 1 2, तो इसकी जो रेडियस है r, तो 2 - r का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैविटी के सेंटर ऑफ मास के और इसके डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए mr की वैल्यू रख दीजिए, mr की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 4/3 पाई r³ रो माइनस 4/3 पाई रो, क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो गया,
तो 4/3 पाई रो अगर आप बाहर निकाल दें तो r³ - 1 ये वाला यहाँ पे रख दें और कैविटी का यहाँ पे रख दें, तो इनको रखने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो r³ - 1³ 2 - r इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1³ r-1। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये आपका हो गया r³ - 1³ 2 - r इक्वल टू r-1। और यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया है a³ - b³ जिसका फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r-1 r² + r + 1 2 - r इक्वल टू r-1। इससे कट गया तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, r³ + r + 1 और थर्ड वाला। चलिए आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 क्वेश्चन क्या है, आपको एक वायर दी है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये वायर कैसी दी है, टी शेप की, टी शेप की हमारी ये वायर है, और पूछ रहे हैं आपसे इस टी शेप की वायर में कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, कोऑर्डिनेट ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 0 0 गिवन है, और ये वाला 1, 0 गिवन है, ये 1, 2 गिवन है, और ये आपका 0, 3 गिवन है, यहाँ पर आपका 2, 3 गिवन है, और यहाँ पे आपका 2, 2 गिवन है। तो आपसे कह रहे हैं कि ये 4 kg इसमें क्या हुआ है, बटा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास बताइए। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे थिन प्लेट आते हैं, लेमिना आते हैं, तो आपको करना क्या है, इसको एक कंस्ट्रक्ट करके 2 पार्ट में बनाइए और इसके सेंटर निकालिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो एक पार्ट तो ये हो गया पूरा इतना, एक पार्ट ये वाला हो गया, 4 kg है तो 2 kg इसमें हमारा, 2 kg इसमें, क्योंकि हम सिमेट्रिकल लेंगे। तो पहले इस वाले शेप का अगर आप सेंटर लेंगे तो इन दोनों से सेंटर निकाल दो, तो यहाँ पे इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 + 0 1 + 0/2 मतलब 1/2 0.5 एक तो ये आ जाएगा, दूसरा 2 + 0/2 मतलब 1 आ जाएगा। तो पहले के कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएंगे 0.5, 1, दूसरे के इसके निकाल दीजिए, इस वाले के। ठीक है, तो जो भी मिड पॉइंट है, तो पहले के हमारा मास हमने एज्यूम किया है 2 kg, और उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0.5 और 1। ठीक है, पहले सेंटर के। दूसरे का भी हमने मास 4 kg था तो 2 kg कर दिया उसका भी। अब इसके सेंटर निकालेंगे तो क्या है, 1 ये है x और 2 ये है, तो 2 में एक ऐड करिए 3 का आधा 1.5, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 3 + 2 तो ये हो जाएगा 2.5। अब आप पूरे डायग्राम को भूल के इन दोनों को 2 मास सिस्टम में कन्वर्ट कर लोगे, और इसको आप अब सॉल्व कर दीजिए m1 x1 y1 x2 y2 से, और इसको ले लीजिए m1 m2 और फॉर्मूला लगा दीजिए अपना प्यारा सा xcm = m1 x1 + m2 x2 अपॉन में m1 + m2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो कितना है, इसको अगर आप देखें तो ये आप इसमें वैल्यू रखेंगे 3.4, 7.5 तो आएगा, और 7/4, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी आपको टी शेप वायर, एल शेप वायर दी रहेगी, आप एनसीईआरटी में जाइए, 2 क्वेश्चन वैसे आपको दिए हुए हैं। आपको करना क्या है कि जो टी शेप और एल शेप वायर हैं उसके जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट हैं उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालिए, उस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालिए, और उसको एक पॉइंट एज्यूम करके सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 12 आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, डायग्राम इसमें नहीं दिया है, 3 पॉइंट है कह रहे हैं, और 1 3 ये kg है, एक ट्रायंगल फॉर्म में है ऐसे करके। तो एक है हमारा, एक कह रहे हैं कि 1 kg है, दूसरा कह रहे हैं हमारा 1.5 kg है, और तीसरा हमारा 2.5 kg है। और कह रहे हैं कि जब ये तीनों सिस्टम है, इनके बीच की डिस्टेंस 4, 3 और 5 है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 होगी, और इसका सामने क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस फॉलो करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था ओरिजिन आप कहाँ पर ले लेंगे, जो आपका कोने वाला वर्टेक्स है, इससे क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0, इसके क्या हो जाएंगे 3, 0, और इसके क्या हो जाएंगे 0, 4।
बस आपको करना क्या है, आप इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, इसको m3 ले लो, ये इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, ये इसके कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 और ये इसके कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सेंटर ऑफ मास के इतने ही क्वेश्चन थे भैया। अब एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोलिजन के, तो कोलिजन के क्वेश्चन तो आए ही हैं, बस मोमेंटम के भी क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। पहली बात आपको बता देता हूँ, जब भी मास मोशन में होगा तो आपका मोमेंटम होगा, ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला है। दूसरी बात, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम हाफ mv² लिखते हैं और उसी को हम p²/2m लिख सकते हैं। और तीसरी बात, मोमेंटम के टर्म में जो f होता है वो क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, फोर्स होता है। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, एक हमारी थ्योरम होती है मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, ये भी हमारे सेकंड लॉ से निकलती है। अगर आप इसको इस साइड ले आओ तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है वो आपका इम्पल्स के बराबर होगा। किसी भी बॉडी में जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो इम्पल्स के बराबर होगा, और इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। और इम्पल्स होता क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। तीसरी बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। जब भी कोई पार्टिकल का मोमेंटम लेंगे उस पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लगा है, आइसोलेटेड बॉडी का जो हमारा मोमेंटम होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। और या कोलिजन, अभी हम आगे कोलिजन में जाएंगे, कोलिजन में अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। तब कोलिजन से पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। ये हमारा कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात है। अब क्वेश्चन में चलिए ज़्यादा समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद स्पीड इतना हिट टू डिफरेंट वॉल एंड कम टू रेस्ट विद इन 3 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो दो भैया आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट 5 किलो का लिया और उसको 25 मीटर पर सेकंड से भेजा। एक का टाइम इतना है, दूसरे का इतना है। तो कह रहा है कि इम्पल्स और एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विल सेम। पहली बात अभी भी मैंने आपको बताई, F इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, और T दोनों में डिफरेंट है। अगर टाइम डिफरेंट है तो एवरेज फोर्स डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं एवरेज फोर्स सेम, गलत। इम्पल्स सेम, एवरेज डिफरेंट हो सकता है। एवरेज फोर्स सेम, गलत। एवरेज फोर्स है, इम्पल्स विल डिफरेंट, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब इम्पल्स की बारी आई तो इम्पल्स में क्या कर रहे हैं, इम्पल्स विल बी सेम, ठीक है। अब देखो दो बॉल को हम क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। जब दो बॉल से हम टकराएंगे तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम है, इम्पल्स है क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो वेलोसिटी क्या दी है, सेम ही तो दी है, मास भी सेम दिया है, तो इम्पल्स तो सेम रहेगा लेकिन एवरेज फोर्स डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इम्पल्स हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम से, और दोनों में मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों की सेम है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक बॉल है जो है 0.15 kg की हिट कर रही है आपके वॉल को विद इनिशियल स्पीड इतना, मास दिया है, इनिशियल स्पीड दी है, एंड बाउंस बैक विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड इफ फोर्स अप्लाइड बाय बॉल इज इतना, कैलकुलेट टाइम ड्यूरेशन। तो देखिए अगर बॉल आपकी दीवार पे गई और टकराई तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा कितना होगा, mu माइनस अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mu। और आपको पता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही इम्पल्स होता है, F इंटू डेल्टा टी। और मास आपको दिया था इसमें, अभी मास आपको दिया है तो आपको निकालना क्या है इसमें, टाइम। फोर्स दिया है आपको 100 इंटू डेल्टा टी, और मास कितना दिया है 0.15 इंटू 12। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा इस a इंटू 2 हो जाएगा तो 32, ये आ जाएगा 36, और ये 100 इंटू डेल्टा टी, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया तो आ जाएगा 0.036 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक बॉडी है जिसका मास दिया है, एक दूसरी बॉडी भी है उसका भी आपको क्या दिया है, मास दिया है, और कह रहे दोनों की
इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो रेशियो ऑफ मोमेंटा बताइए। तो देखो जब काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है तो K1 इक्वल टू K2 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू P2 स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। अब मास दोनों के अलग अलग हैं तो इसका मतलब जो मोमेंटम का रेशियो है P1 बाई P2 वो क्या हो जाएगा, M1 बाई M2, या M1 कर लो या M2 कर लो। तो भैया अब वैल्यू रख दो, इसमें क्या हो जाएगा 4/1, तो आंसर आ जाएगा 2/1, तो 2:1 हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहे एक 2 बिलियर्ड्स बॉल हैं जिनका मास ये है, ईच अदर इतना ना अपोजिट डायरेक्शन। देखो अभी है जब बॉल गई और अपोजिटली आ गई, मान लो जैसे आपने बॉल फेंकी इसकी स्पीड u है, यहाँ आई और मान लो टकरा गई और टकराने के बाद वापस आ जाएगी तो इसकी -u वेलोसिटी हो जाएगी और बॉल का मास सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल या इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिए, तो माइनस माइनस mu हो जाएगा, तो 2mu हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहे, अगर टाइम ड्यूरेशन इतना है तो फोर्स बताइए। अब देखो चेंज इन मोमेंटम आपको पता लग गया, अभी भी हमने पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं 2mu ओवर डेल्टा टी। तो वैल्यू रखिए 2mu डेल्टा टी, तो आपका आंसर निकल के आएगा 200 न्यूटन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने दो बॉडी, एक बॉडी है m उसका मास है, वो एक्सप्लोड हुआ 1:2 में। मान लो 1:2 में जो हुआ, एक का स्मॉल m अगर मास है तो इन तीनों का कितना हो जाएगा, m और 2m। तो कह रहे कि स्मॉलर पीस तो परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, दोनों स्मॉलर ऐसे गए। उसके बाद कह रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी दी है 30 और 40, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड जा रही है और ये 40 मीटर पर सेकेंड जा रही है। तो कह रहे हैं कि थर्ड वाला कहाँ जाएगा। पहले देखिए जब ये दोनों जाएंगे इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30m हो जाएगा। मान लो ये P1 है और दूसरे वाले का जो मोमेंटम हो जाएगा वो 40m हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, तो तीसरा जो मास होगा वो इनको कंजर्व करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो जो हमारा P3 होगा वो इस साइड हो जाएगा, उसका मास कितना है 2m है, हमें वेलोसिटी नहीं पता, हमने V3 ले लिया। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कितना हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कौन करेगा, तीसरे वाला करेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब देखो P1 और P2 की वैल्यू रख दो, आंसर निकाल दो। तो P3, पहले तो आप P1 P2 की वैल्यू निकाल दीजिए, या तो रूट में ही इसकी वैल्यू निकाल दो। एक काम करो रूट में निकाल दो। देखिए 30m का स्क्वायर और 40m का स्क्वायर, तो 3 और 4 का होता है 5, तो आ जाएगा 50m आ जाएगा। और P3 की वैल्यू क्या है 2m इंटू V3, m से m कट गया तो V3 कितना आ गया 25। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 25। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि देखो जब भी कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल है ये एक्सप्लोड हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये दो पार्टिकल में अगर हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर ये टूट रहा है, मान लो एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा, क्यों जाएगा, आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। इनिशियली ये रेस्ट पे था, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, v2 है, तो कितना हो जाएगा m इंटू 0 पहले का मोमेंटम, जब ये एक्सप्लोजन हो गया दूसरे का मोमेंटम। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि m1 v1 जो है वो माइनस ऑफ m2 v2 है, तो इसका मतलब है v1 और v2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, दूसरी बात, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसे एक्सप्लोजन होगा तो अगर इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 है, इसकी λ2 है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा। तो भैया दोनों का मोमेंटम भी सेम हो जाएगा, तो इसका रेशियो हमेशा कितना आता है 1:1। तीसरी बात जो हमारा क्वेश्चन है कि एक मास m है, अगर उसका एक छोटा सा पार्ट इधर को गया और दूसरा छोटा पार्ट इस साइड को गया, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में होगा। तो बीच में जो भी इसका पी नेट रिजल्टेंट होगा उसको बैलेंस करने के लिए अगर कोई तीसरा पार्ट है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, इक्वल होगा इस पी नेट के। ठीक है भैया, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहे हैं
कि एक मैन है जो 60 kg का है, रनिंग ऑन अ रोड ऑन सडनली जंप इनटू स्टेशनरी ट्रॉली। अच्छा, पहले क्या था, मैन रोड पे था, उसका मास 60 था, हमें उसकी वेलोसिटी दी है, हमने यू ले ली। जब वो ट्रॉली पे जंप किया तो फिर कार स्टार्ट हो गई, मतलब दोनों साथ चले गए। तो आदमी का वेट तो 60 था और वहीं आप देखें उसका ट्रॉली का वेट 120 था और दोनों कार में मूव करे तो एक कॉमन वेलोसिटी 2 से चलने लग गए। तो पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रनिंग मैन बताइए। तो हमने क्या किया, बिफोर पहले का मोमेंटम जो होगा जंप करने के बाद आफ्टर का जो मोमेंटम होगा वो कर दिया। तो ये 180 आ जाएगा 3 से और ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। आपको मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 7 कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है, ठीक है, और पेंडुलम क्या कर रहा है, उसकी लेंथ दे रखी है। पेंडुलम का जो लेंथ है भैया वो दिया है 2 मीटर, कंसिस्ट ऑफ वुडन बॉब, जो उस पर बॉब है जिसका मास है वो 50 ग्राम है, 50 ग्राम। आपसे कह रहे हैं बुलेट, एक बुलेट उस पर फायर की गई, ठीक है, ऐसे करके है वो, मान लो कोई ये पेंडुलम है और इस पर आपने एक यहाँ से गोली मार दी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बुलेट की स्पीड v है और जो बुलेट है वो इमर्ज आउट विद v/3। जो बुलेट है आपकी वो कितने की स्पीड से बाहर निकला, वो निकला v/3 से, ठीक है। आगे एक ऑप्शन ये भी दे रहे हैं, बॉब जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई बॉब वर्टिकल सर्कल पूरा कर रही है, जैसे इसमें बुलेट गई, ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा पेंडुलम है ये एक वर्टिकल सर्कल ऐसे से पूरा करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, और गोली बाहर निकल गई। तो वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए उसकी जो वेलोसिटी है मिनिमम, मान लो ए पॉइंट है वहां पे, वो होनी चाहिए 5gl। ये बात आप ध्यान रखना, ये आपने नॉन सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। अब देखिए इनिशियली इसका जो मोमेंटम है किसका, जो हमारा ये बुलेट है, इसका जो ये वेलोसिटी थी ये तो रेस्ट पे थी, तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मास आपको दिया है 75, बुलेट का मास कितना दिया है 75 ग्राम, ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम कितना हो जाएगा 75 इंटू वी प्लस पेंडुलम का रेस्ट में 0, और जब ये टकरा के यहाँ गई, इसने कंप्लीट सर्कल बना लिया, तो हमारा जो टोटल गोल एक राउंड घुमा है उसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 इंटू √5gl, और बुलेट निकल गई है बाहर, बुलेट की स्पीड है 75 और इसकी स्पीड कितनी निकली है बाहर v/3, तो इसको आप v/3 कर दीजिए। तो इसमें दो चीज़ें लगी, मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्टिकल सर्कल। तो बस अब आपको करना क्या है, इसमें सबकी वैल्यू रखनी है। अगर आप सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 75 को इधर ले आओ सॉल्व करने, तो 2v/3 इक्वल टू 50 इंटू 10 और ये हो जाएगा 50, 25 3, तो v आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 कह रहा है एक बैट्समैन है, उसने हिट बैक और बॉल ऑफ मास इतना स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन इम्पल्स। तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और कह रहे हैं वही जो अभी भी हो रहा है कि स्ट्रेट हिट में आ गया तो चेंज कितना हो जाएगा mv माइनस mv, तो 2mv, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.4 इंटू 15, 15 दूना 30, 30 चौको 120, तो 12 न्यूटन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अच्छा 9 में ना एक डायग्राम भी बना है जो मैंने नहीं बनाया है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया। 10 kg एक बुलेट है जो v हम यहाँ पर भेज रहे हैं, और कहाँ पर कह रहे हैं कोलाइड हेड ऑन विद अ स्टेशनरी बॉब ऑफ पेंडुलम। अगेन वही पेंडुलम की कहानी है, इस पे ये कोलाइड होने वाला है, और कोलाइड होने के बाद कह रहे हैं रिकॉर्डिंग वेलोसिटी इतनी है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इतना है। अगर लेंथ आपकी दी है 0.5 और मास जो बॉब है उसका 1 किलो दिया है, तो कह रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी v इन मीटर सेकेंड सो दैट पेंडुलम डिस्क्राइब अ सर्कल। तो मैं अभी बताया है आपको, पेंडुलम अगर सर्कुलर मोशन दिखा रहा है इसका मतलब है उसकी मिनिमम वेलोसिटी पेंडुलम की कितनी हो जाएगी, पेंडुलम फॉर p 5gr होगी। और वही आप करिए टोटल मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए, तो पेंडुलम की क्या हो गई 5gr mv इक्वल टू, उससे पहले जब वो रिकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी मास वेलोसिटी प्लस 100 आपको दिया है, तो वेलोसिटी हो जाएगी m/m √5gr माइनस 100, सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 500,
500 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा 400। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है। कह रहे कि एक बॉल है 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना अलोंग एक्स एक्सिस, हिट अनदर बॉल 20 एट रेस्ट। तो एक 10 kg की बॉल आपकी टकरा रही है 20 kg की बॉल से, और 20 kg की जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वो है 0। तो कह रहे हैं कि हिट अनदर बॉल इतना इतना, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल कम टू रेस्ट एंड वाइल सेकेंड बॉल डिसइंटीग्रेट इनटू 2 इक्वल पार्ट। पहली वाली रेस्ट पे आ गई 10 kg, तो ऐसी आ गई, लेकिन जो दूसरी वाली बॉल है वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गई, 3 पार्ट में। और कह रहा है वन पीस स्टार्ट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, अदर वाली ये। और देखो ये क्वेश्चन वही है जो भी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है ये वाला, बस इसमें आपको ध्यान वही रखना है जो भी हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। तो देखिए अगर आप वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस में, तो 10 kg और इसकी आपको वो दे रखी है 10√i, ठीक है। और ये तो अभी मूव कर नहीं रहा था बिफोर कोलिजन, और अगर इसके बाद आप देखेंगे तो 10 आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, प्लस 10v हो जाएगा। बस यहाँ से v निकाल दीजिए, और ये j हो जाएगा ना, एक j में जा रहा है, तो इसके बाद v हो जाएगा आपका 10√3i माइनस 10j। तो v का मॉड कितना आ जाएगा, v का मॉड आ जाएगा 20, ठीक है। तो कह रहे वैल्यू ऑफ x बताइए, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 आपके आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है इसका मास इतना है जो रेस्ट है एट एज ऑफ टेबल ऑफ हाइट इतना, और बुलेट ऑफ मास इतना कोलाइडेड ब्लॉक्स स्टिक मतलब क्या हो गया, ये कोलिजन का एक क्वेश्चन है। और कह रहे हैं कि स्टिक मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। कह रहे इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इतना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट बिफोर कोलिजन, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइन सिस्टम स्ट्राइक द फ्लोर, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम वही करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले अगर देखें इसमें जो हमें मास दिया है बुलेट का 0.1 दिया है, और उसकी स्पीड कितनी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब वो स्टिक हो गई तो बुलेट का मास प्लस किसका मास, उस ब्लॉक का मास, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, वेलोसिटी जो हमें पता करनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टिक हो गई तो दोनों एक साथ ही मूव करने लग जाएंगे। अच्छा जी, जैसे ही मूव करेंगे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताओ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपका वर्क डन। और वर्क क्या हो गया mgh, तो 2 × g, और लेंथ आपको दी है 1, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल हो गया ½ mv²। इसको सॉल्व करिए, 2 से तो 2 कट गया, ये तो 1 हो गया, और ये 1 उस साइड जाएगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 जूल, क्योंकि ये 20 हो गया और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कहीं पर भी उसको यूज करना पड़ सकता है। अब जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से सीखिए, क्योंकि ऐसे ही आपको 2-3 क्वेश्चन अभी आगे भी मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। करेक्ट कंसीडर्ड, एक आप रॉड एज्यूम करिए जिसका मास कितना है 4m है, लेंथ l है, प्योरिटेड अबाउट इट्स सेंटर, ठीक हो गया। मतलब एक रॉड ऐसे है, पहले आप डायग्राम देखिए, जिसका मास कितना है 4m है, ठीक है। और ये यहाँ पर कोई इसका एक सेंटर O है, इस पर हमने इसको फिक्स कर रखा है। आगे कह रहे हैं कि एक मास m है जो मूविंग कर रहा है विद वेलोसिटी v, मेकिंग π/4 एंगल टू रॉड लॉन्ग एक्सिस। मतलब जो ये बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, वो रॉड की इससे हमने मिलाया है, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। एंड कर रहा है विद वन एंड ऑफ ए रॉड एंड स्ट्राइक, एक एंड पे ये टकरा रहा है, और उसकी आपको क्या कह रहे हैं कि एंगुलर स्पीड बताइए, ठीक है। स्पीड कितनी दी है, v दी है, और कितना एंगल दिया है 45, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा √2, ये ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहे हैं कि जब ये रॉड पे टकराएगा तो रॉड क्या करेगा, इस पूरे की लेंथ हमें l दी है,
तो रॉड की एंगुलर स्पीड बताओ कोलिजन के बाद, जब इस पे टकराएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे फिक्स लगा हुआ है तो ये गोल गोल घूमेगा ऐसे, तो आपको क्या निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा निकालने, देखो जैसे हमारा एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है वैसे ही रॉड का एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा पहले हमारा mv/√2, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, तो mv/√2 इंटू रॉड की लेंथ l/2, क्योंकि ये हाफ हाफ यहाँ पे प्योटेड है तो l/2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये मोशन करेगा। जब ये टकरा जाएगा, टकराने के बाद जब ये रॉड से टकराएगा और रॉड का मास कितना है 4, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इसका पूरा, क्योंकि हमारा एल का फॉर्मूला एक होता है, जब टकराएगा तो आई ओमेगा लगा लो, उससे पहले mvr लगा लो, तो हमारा ये हो जाएगा 4m/l² प्लस ml² इंटू ओमेगा। ये हमने कैसे निकाला, ये आपका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² और हमारा m यहाँ पर है 4m और ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस ml²। किसी भी एंड के अबाउट अगर आप निकालोगे उतना हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालना पड़ेगा, और यहाँ से ओमेगा को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 3√2 v/7l। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी ये रॉड वाली ऐसी कंडीशन आती है तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पार्ट है इसमें कोलिजन, और कोलिजन बहुत इजी है। देखो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोलिजन बेसिकली आपका होता है 3 तरह का, ठीक है। कोलिजन क्या होगा, बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला कोलिजन को हम बोलते हैं, जो फर्स्ट कोलिजन है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। पहले कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। दूसरे टाइप के कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरे टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्ट इनइलास्टिक कह लो। ये 3 तरह के कोलिजन होते हैं। अच्छा ये होते क्या है पहले तो आप ये समझो, और कोलिजन से क्वेश्चन आसान आते हैं, आप यहाँ से डरिए मत। देखो जो इलास्टिक कोलिजन होता है, उस कोलिजन में जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। मेन काइनेटिक एनर्जी का ध्यान रखिए। इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम हर जगह यूनिवर्सल लॉ है, मोमेंटम एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम ये तो हर जगह ही कंजर्व रहते हैं। लेकिन देखिए जो इनइलास्टिक है और जो परफेक्टली इनइलास्टिक है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अगर ये कंजर्व नहीं होगी तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जो परफेक्टली इनइलास्टिक है उसमें क्या होता है, जैसे कोई 2 बॉल टकराई आपस में चिपक जाएंगी, स्टिक टुगेदर। जब अभी हम बुलेट और मास का केस कर रहे थे, जैसे आपने चिलगम वो किया, चिलगम तो नहीं, जैसे आपने एक बुलेट लिया, बुलेट से आपने एक कार्डबोर्ड पे मारा और वो बुलेट कार्डबोर्ड के अंदर धंस गई, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसमें ये कह सकते हैं, जो हमारा इनइलास्टिक है और जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है, दोनों में क्या होता है, लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इसमें ज़्यादा होगा, इसमें लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनइलास्टिक। एक होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा इसका एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे बिलियर्ड बॉल टकराती हैं या 2 ऑटोमोबाइल आप कह सकते हो टकरा गए, ठीक है, या आप कह सकते हैं जितने भी मतलब मेजॉरिटी हमारी डेली लाइफ में होते हैं वो इनइलास्टिक में आते हैं। तीसरा आप ये कह सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो इनइलास्टिक के लिए 0 से लेके 1 तक होता है, ठीक है, और जो परफेक्ट इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए 0 होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले अप्रोच करने से पहले कितनी रिलेटिव वेलोसिटी थी और बाद में सेपरेट होने के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, उसको हम निकालते हैं इस कोलिजन नाम की रेस्टिट्यूशन के माध्यम से। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसमें क्वेश्चन में चलते हैं, तब आपको फिर साथ साथ में ये सारी चीज़ें बताते हुए
चलूँगा। देखो पहला क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द स्टेशनरी पार्टिकल 5 टाइम्स ऑफ इट्स मास। देखो सबसे पहले जब ये इससे टकराएगा, कोई भी स्टेशनरी पार्टिकल से हमारा टकराएगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो m का मास अगर मान लो उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, या आप u कर लो उसको, इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, दूसरे का मास कितना है 5 टाइम कह रहा है, तो ये 5 टाइम है और ये स्टेशनरी है। इसके बाद दोनों के पास आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। मान लो इसके पास v1 आ गई और दूसरे वाले के पास v2 आ गई, ठीक है। तो अगर पहले के पास u वेलोसिटी आ गई तो ये हमारा बिफोर अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो mv1 प्लस 5mv2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा u इक्वल टू v1 प्लस v2। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि एज्यूमिंग हेड ऑन कोलिजन। अच्छा, अब कोलिजन भी डायमेंशन के बेसिस पे आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। अगर 1D कोलिजन है, एक लाइन में हो रहा है, उसको आप बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और अगर आपका 2D में हो रहा है या 3D में हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू कोलिजन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हेड ऑन कोलिजन है, और हेड ऑन भी कौन सा है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक में क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 होगा। तो पहले की वेलोसिटी में सेपरेशन कितना है, पहले की वेलोसिटी में आपका सेपरेशन है u, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, इसकी तो वेलोसिटी 0 है। और वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है सेकंड में, वो है v2 माइनस v1। तो u की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, v2 माइनस v1, ठीक है। इस u को आप यहाँ पे रख के क्या निकाल लीजिए, v1 v2। जब आप इसमें रख के इसको ऐड कर देंगे तो v2 कितना आ जाएगा, 2u इक्वल टू 62। तो इन दोनों को सॉल्व करके v2 की वैल्यू आ जाएगी u/3, और v2 u/3 होगा तो u/3 अगर आप इसमें रख देंगे, ठीक है, तो v1 निकल के आ जाएगा -2u/3, ठीक हो गया। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज लॉस, तो लॉस कितना हो जाएगा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा आपका हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर अपॉन दोनों का क्या, इनिशियल जो भी वैल्यू है उसका रेशियो इंटू 100। तो जैसे आप इसमें v1 की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/9, 4/9 माइनस 1 तो 5/8, तो आंसर आ जाएगा 55.6%। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मूविंग पार्टिकल का निकालिए स्टेशनरी के साथ, तो हमने मूविंग का स्टेशनरी के साथ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक बॉडी है। अच्छा, क्वेश्चन 2 करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखो बच्चों, जो हेड ऑन कोलिजन है, जैसा आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हेड ऑन के पूछे जाते हैं। हेड ऑन का मतलब ये है कि जैसे ये आपका है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन मतलब 1D, ठीक है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, या आप बोल सकते हैं 1D इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक मास ये m1 है जिसकी स्पीड हम एज्यूम कर रहे हैं u1, और एक मास ये m2 है जिसकी हम स्पीड कर रहे हैं u2। ये दोनों कोलाइड हुए, ठीक है, और कोलाइड होने के बाद इन दोनों की जो स्पीड में अंतर आया ये v1 आ गया, और दूसरा जो हमारी m2 है इसकी जो स्पीड आई वो v2 आ गई। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हेड ऑन कोलिजन में देखो एनर्जी सब कंजर्व रहती है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो पहला कहानी तो यही है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है, देखो m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर आपको कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। और 2m2 ओवर नीचे तो सम ऑफ मास ही होगा m1 प्लस m2 और ये u2। सिमिलरली v2 की वैल्यू हो जाएगी m2 माइनस m1। एक बार आपको मास का डिफरेंस करना है और नीचे आपको सम करना है m1 प्लस m2 प्लस ये हो जाएगा 2m1 u1 होगा यहाँ पे। अब
ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए अगर इनकी वेलोसिटी, सोचिए अगर आपकी इन दोनों का मास सेम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मास दोनों का सेम होता है हेड ऑन में, तो जो u1 है, ठीक है, और जो v1 है, इसमें आपस में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। जो u1 है वो v2 के पास चले जाएगी और जो u2 है वो v1 के पास चले जाएगी। इसमें कोई हमारा लॉस नहीं होता है। अब दूसरा जो हमारा कोलिजन है, ऑब्लिक्यू कोलिजन जो है, उसमें क्या होता है भैया कि जैसे कोई एक मास है, ये m1 है और ये कोई u1 है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, मान लो इससे ये m2 यहाँ पे है, ये जो m2 है वो यहाँ पे है और इससे टकरा रहा है, ठीक है, और ये बंदा रेस्ट पे है। टकराने के बाद क्या होगा, एक अपनी लाइन से इस साइड को जाएगा, मान लो m1 इधर को चले गया और m2 इधर को चले गया, और m1 की वहाँ पे स्पीड v1 थी, इसकी v2 थी। सपोज इसका एंगल भी θ1 है, इसका θ2 है। तो देखिए अगर ये ऑब्लिक्यू कोलिजन है, इसकी स्पीड u1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, और इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है वो हमारा लाई करता है r1 प्लस r2, मतलब अगर इस स्पेयर की रेडियस r1 है और इसकी r2 है तो ये होगा। दूसरी बात, ये जो θ1 प्लस θ2 है, इसका सम हमारा 90 बनेगा। कब, जब आपके दोनों मास सेम होंगे और जो u2 वाला है, जो सेकंड मास है ये वाला, ये रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो जब आप इसमें सॉल्व करेंगे, कंजर्वेशन लगाएंगे, तो दो डायरेक्शन में लगेंगे, अलोंग एक्स लगेगा, ठीक है, और अलोंग एक्स लगेगा तो देखिए इसका तो मोमेंटम है, एक्स में m1u है, ठीक है, u1 इक्वल टू, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 v1 cos थीटा, और इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, m2 v2 cos θ2, ये 1 2 है, और दोनों का क्या करना पड़ेगा भैया, सम करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अगर सपोज आप ये मान के चलिए कि y में भी लगाना पड़ेगा आपको, तो y एक्सिस में जब लगाओगे इधर तो 0 रहेगा क्योंकि इधर तो अलोंग x है, और उस साइड में y कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, m1 v1 sin θ1, और सेम नीचे को हो जाएगा m2 v2 sin θ2, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, इक्वेशन हमारी कितनी होती है, सिर्फ 2। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें फिर एग्जाम में तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, और ये ऑब्लिक्यू इलास्टिक कोलिजन है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी लगा सकते हो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियरिटी से पता लगेंगी कि क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जिस v0 से कोलाइड हो रही है इलास्टिकली विद मास m एट रेस्ट, ठीक हो गया। आफ्टर द कोलिजन द मास टू मासेस मूव एट θ1 θ2 विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन। वही बात हो गई ना, अगर ये m है, ये टकरा रहा है छोटे m से, तो टकराने के बाद एक इधर को चले गया, एक इधर को चले गया, और इनके बीच में जो एंगल है ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है। तो कह रहे जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ m/m कितना होगा, ठीक है भैया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे लार्जेस्ट वैल्यू, कोई ऐसे कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे, ठीक। तो जब आप इसमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको θ1 और θ2 क्या दे दिए, कह रहे कि θ1 θ विल बी इक्वल। अच्छा, तो कंडीशन में क्या दिया उन्होंने, θ1 इक्वल टू θ2, हम इसको θ मान लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब x डायरेक्शन में जब आप लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया ये v0 में है और ये आपका रेस्ट पे है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम mv0 इक्वल टू mv1 cos थीटा प्लस m, छोटा वाला m है v2 cos थीटा, यही हो जाएगा। और y डायरेक्शन में लगाएंगे अगर, तो ये 0, ये तो x में लगाया हमने, अगर y में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे 0, तो ये आ जाएगा mv1 sin थीटा, ठीक है, और ये माइनस mv2, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, mv2 sin थीटा, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, mv1 ओवर स्मॉल m, ठीक है।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, ये आ जाएगी और वी नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 2v1 cos थीटा। क्वेश्चन में लिखा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपसे लिखा है कि थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू बताइए अगर ये रेशियो है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखिए, तो m बड़े वाला m जो पहले का है और बाद में 2m(v1) स्क्वायर प्लस हाफ m(v2) स्क्वायर, ठीक है। अगर आप v2 और v नॉट की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इस पूरे को पुट करिए तो आपको मिलेगा m/m प्लस 1 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा जो है ये 4 है ना, तो इसकी वैल्यू जो हमारी लार्जेस्ट कह रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आएगी, 4 ही तो आएगी। cos की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होती है, cos की होती है 1, तो 4 का इंटू करेंगे तो 4, तो m/m की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 1 3। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अगर यहाँ से पूछे जाएंगे तो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे 3 ऑब्जेक्ट है ABC, उसको केप्ट रखा गया है इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ABC जो है m, 2m और 3m है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऐसे एक सरफेस है, ये m है, ये 2m है और ये 2m है, ये 3 है भैया, ये आपका A है, ये B है, ये C है। कह रहे हैं कि आगे द मास से भी इतना कह रहे हैं, A मूव टुवर्ड्स B विद इतना। पहला केस क्या कह रहा है कि जो A है वो आपका B की तरफ मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से एंड मेक्स इलास्टिक कोलिजन विद इट, मतलब B के साथ क्या कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। देयर आफ्टर B मूव विद इन इलास्टिक। अच्छा पहले A का देख लो, अगर A B की तरफ मूव करेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा, mv, तो 9m इक्वल टू B का जो हमारा वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, कोलिजन के बाद जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो मान लो m हमारा v1 से टकराया, आगे चले गया, और दूसरा जो हमारा 2m है उसको v2 वेलोसिटी मिल गई। दोनों टकराए और दोनों को अलग अलग वेलोसिटी मिल गई, तो वेलोसिटी मिल गई तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। एक तो ये हो गया, समझ रहे होंगे ना कि एक m है, इस m की, ये m 9 मीटर पर सेकेंड से गया और 2m जो रुका हुआ था, जो रेस्ट पे था, जिसकी वेलोसिटी 0 थी, उससे टकराया। टकराने के बाद क्या होगा, सब इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई। मान लो इसकी v1 हो गई और दूसरा जो 2m है इसकी v2 हो गई। तो हमने इस पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। लेकिन आप ये भी जानते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो उसकी वैल्यू 1 होती है इलास्टिक के लिए, तो v2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हो जाएगी। तो v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा, 9। इन दोनों को सॉल्व कर लो। अच्छा सॉल्व करेंगे तो हमारा v1 और v2 निकल जाएंगे। तो v1 कितना आ रहा है, इसको निकाल के -3 मीटर पर सेकेंड, v2 आ रहा है 6। ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, उसके बाद B जो है वो कंप्लीट इनइलास्टिक टकराया C के साथ, ऑल मोशन अकर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा कंप्लीट इनइलास्टिक का मतलब है पहले उस पर टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, इनइलास्टिकली कुछ लॉस हो गया एनर्जी की और उससे चिपक गया, स्टिक हो गया। परफेक्ट इनइलास्टिक में क्या होगी, चिपक गया। तो B का मास कितना है, 2m, वेलोसिटी मान लेते हैं vb है, हमें नहीं दी है उन्होंने। और जब दोनों आपस में चिपक जाएंगे तो 2m और m का मास हमें m दिया है और वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो vc इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम 3vb। अब आप देखिए अभी हमने ये जो vb कह रहे हैं हम, vb कितना है हमारा, v2 है। चाहे तो तुम आप इसको v की जगह पे 2 रख लो, क्योंकि हमारी जो उसकी वेलोसिटी 2 थी, तो v2 थी हमारी, तो v2 की वैल्यू अभी भी हमने निकाली 6, तो 2/3 इंटू 6 आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप देखिए इसी में एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा एक बार कभी क्वेश्चन बच्चों ये भी आया है क्या कोलिजन में टच होना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है बच्चों। रदरफोर्ड का एग्जाम्पल है जो बिना टच के हमारा क्या हो गया, वहां पे कोलिजन हुआ था। अच्छा अगर ना कभी इनइलास्टिक कोलिजन आ गया, क्या आ गया, इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक में भी कौन सा आ गया, परफेक्ट इनइलास्टिक।
तो परफेक्ट इनलास्टिक की बात यह है कि अगर एक मास m1 है जिसकी स्पीड u1 है और एक मास m2 है जिसकी स्पीड u2 है, u नहीं, ये रेस्ट पे रहेगा। जब भी परफेक्ट इलास्टिक होगा तो ये वाला मास आपका रेस्ट पे होगा, और जब भी आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे आपस में m1 प्लस m2 और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अभी हमने वही यूज किया था इस वाले में। तो अब आप देखिए जब इसमें आप ये यूज करेंगे तो जो हमारा m1 u1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 प्लस m2 v। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, और जब आपका लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं लॉस होगा तो इनिशियल की हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी फाइनल से, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सपोज आप ये मान के चलिए कि आपका ये m1 है, ठीक है, और ये u1 है, इनइलास्टिक हो रहा है, ये m2 है और ये भी u2 है। तो इसका लॉस अगर पूछ दिया जाए कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो उसका आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। ऊपर m1 m2 होगा, नीचे m1 प्लस m2 होगा। इसको भी हमने इनिशियल माइनस फाइनल से ही निकाला है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इससे आप इसको कर सकते हैं। हाँ, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं बॉडी है जिसका मास है 2 kg, मूविंग विद स्पीड इतना, इलास्टिक कोलिजन इतना, वो रेस्ट पे है, कंटिन्यू टू ओरिजिनल पार्ट एंड 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ टू बॉडी, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इन्होंने सेंटर ऑफ मास भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्पीड तो निकालनी ही है, उसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट करना है। देखो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जो 2 kg है इसकी उन्होंने स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके साथ कर रहा है, दूसरी बॉडी के साथ कर रहा है जो किस में है, रेस्ट में है। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 2 × 4। और जब ये रेस्ट पे है, इसके बाद क्या कह रहा कि जो ये बॉडी रेस्ट है तो कंटिन्यू कर रहे हैं ओरिजिनल पाथ में, बट विद 1/4 ऑफ इनिशियल स्पीड। तो स्पीड का क्या 1/4, दूसरे का हमें मास पता ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये 2 kg वाला जो है 2 kg और ये 1/4 मतलब इसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले का हमें कुछ भी डेटा नहीं दिया है तो हम इसको v2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1। अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ से आपको एक डेटा निकल के आएगा, m2 × v2 = 8 - 2 6 आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ टू बॉडी, अच्छा सेंटर ऑफ मास पे स्पीड बतानी है। अच्छा, इलास्टिक है, इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, और वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेट होने के बाद वेलोसिटी का डिफरेंस और पहले वेलोसिटी का आपका डिफरेंस, तो 4 - 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v2 = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर v2 4 आ जाएगा तो यहाँ से फिर m2 निकाल लो, m2 × 4 = 4, तो m2 भी कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो हमारा 6 दिया है, सॉरी ये 6 हो जाएगा, ये 4, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा, ये 3 क्यों आएगा, 5 आएगा, सॉरी 4 + 1 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप v2 5 रखेंगे 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, m2 5 = 6। ठीक है। अब आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, 4 × 2 = 8, 8 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो m2 v2 आ जाएगा आपका 5, ये तो हमने निकाल लिया। इसके बाद अब जब सेपरेशन की वेलोसिटी निकालेंगे तो v2 - 1, और पहले की वेलोसिटी थी 4, तो 4 - 0 हो गया, तो 4 इधर गया तो 4 + 1 5 हो गया। तो v2 यहाँ रखेंगे तो m2 आ जाएगा 6/5। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा। अब देखो इसमें आपको निकालना, आपको इसमें कैलकुलेट करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है कि स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास की क्या बतानी है, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। अगर एक स्लाइड में और ले लूँ तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी, अभी भी हमने देखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2, यही होगा। ठीक है, और
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m1 कितना है 2 और m2 कितना है 4, तो इसको भी लिख लो। m1 है आपका 2 और m2 कितना है, m2 है आपका, सॉरी m2 अभी नहीं पता हमको, v1 है आपका 4। ठीक है, अब जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ वैल्यू निकल के आई थी, v2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 5। ठीक है, तो v2 कहाँ गया, v2 हो जाएगा 5 और m2 की वैल्यू निकल के आई थी, अगर आप यहाँ से देखें m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 6/5 मतलब 1.2 आ जाएगा। तो m2 कितना आ गया था 1.2। देखो इन्होंने कितना घुमा दिया क्वेश्चन को। तो 2 × 4 प्लस 1.2 × 5 और नीचे सम कर दो 2 + 1.2 हो जाएगा 8 + 6 और ये हो जाएगा 3.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 नहीं क्या किया मैंने 12×7 2, ये क्या किया वेलोसिटी 1 है, सॉरी वेलोसिटी 1 है, क्योंकि सेपरेशन के बाद वेलोसिटी तो 1/4 गई थी ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना कह रहा है। तो ये v1 कितना था 1 था, ये वाला लेना है, v1 v2 लेने हैं। तो v1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8/3.2। इसको सॉल्व कर दे 10 का इंटू कर दो तो 80/32 और निकालना कितना है ये देखें जरा। अच्छा x/10 कह रहे हैं, तो x/10 आप जब निकालोगे तो इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, इसको कंपेयर किसके कर लो x/10 के, सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका x25। चलिए भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बॉडी इतना है, स्पेसिफिक चार्ज इतना है, स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, फ्रिक्शनल प्रेस इतना, इट इज स्टार्ट मूविंग वॉल यूनिफॉर्म इतना, हॉरिजॉन्टल इतना, इफ द कोलिजन ऑफ बॉडी परफेक्टली इलास्टिक देन टाइम पीरियड ऑफ मोशन विल बी। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है कंडीशन, तो F = क्या हो गया ma। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है QE/m होता है भैया। तो जब QE/m होगा तो टाइम कितना लगेगा, सेकेंड लॉ लगा दीजिए आप, S = ½ AT²। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, यहाँ से टाइम लग जाएगा 2S/a और a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 2, ठीक है, ये s हो जाएगा ओवर QE/m, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के आ रहा है आंसर 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा एक बार जाने में और एक बार आने में, तो 2 × 1/2, तो इसका मतलब 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रॉड वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, करे कि रॉड है, उसका मास दिया है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो मास का रेशियो बताओ। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं फटाफट, अभी तो किया ही था हमने, वही है इस क्वेश्चन में। ये एक रॉड है, इसका मास आपका कैपिटल M है और ये L है, और यहाँ पे कोई बॉल है, इसका मास स्मॉल m है और वेलोसिटी u है। ये इस पे हिट कर रहा है वन एंड ऑफ इतना इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इतना, कोलिजन आपका इलास्टिक है, ये भी हिट कर रहा है। हिट करने के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने के बाद रॉड के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी और वो सेंटर, ये यहाँ जो O पॉइंट है इसके अबाउट क्या करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करने लग जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा आपसे पूछ रहे हैं मास का रेशियो निकालो। सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, P इनिशियल = P फाइनल होना चाहिए अगर आप मोमेंटम लगाते हैं। तो m जो आपका ये मास है ऊपर से टकराया है, mu = क्या हो जाएगा मास v। तो जो v आएगा, जिसका ये v वेलोसिटी है, वो कितनी आ जाएगी mv ओवर स्मॉल m। अब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, जब ये रोटेशन करने लग जाएगा, तो रोटेशन करेगा तो पहले इसका क्या हो जाएगा mu L/2, क्योंकि सेंटर, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना हो जाएगा, ये L/2। तो mu L/2 इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL² 12 × ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा = 6mu ओवर
कैपिटल एम एल, ये एम जो है ये इस किसका मास है, ये इस पार्टिकल का मास है, ठीक है। आप इसको एम पी करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो आपने यहाँ से ओमेगा निकाल लिया। अब इलास्टिक कोलिजन है तो इसका जो रेस्टिट्यूशन है कोफिशिएंट वो 1 होगा, तो 1 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस ओमेगा एल बाई 2 इक्वल टू यू, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से m बाई एम निकालना है ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तभी तो m बाई एम निकलेगा। जैसे आप पुट करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको टफ भी लग रहा होगा, शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा, पर ध्यान रखिए कि कंजर्वेशन लगाना है भैया, और कुछ भी नहीं करना है। और रॉड जो है उसके बाद इनर्शिया होगा, जब वो पहले था तब तो एम बी आर लग जाएगा, लीनियर ट्रांसलेशन में था वो, और जब वो रोटेशन में आ जाएगा तो फिर एल इक्वल टू आई ओमेगा लगेगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। करें एक ऑब्जेक्ट m1 है, वो कोलाइड हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट m2 से। अच्छा, कोलाइड होगा उसके बाद क्या करा है, विच इज रेस्ट, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो m1 v1 प्लस 0, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड, तो इक्वल स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, m1v प्लस m2v। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन कह रहा है तो किसी एक को नेगेटिव कर लो, जैसे ही नेगेटिव करोगे तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v, अच्छा ये मास भी दोनों की सेम है, ये बात ध्यान रखना, तो v प्लस ये हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट इतना इतना m2 मूव इक्वल स्पीड कह रहा है, सॉरी मास सेम नहीं होंगे स्पीड सेम होंगे, तो ये हो जाएगा m2 बाई m1 v हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो v1 प्लस v अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 बाई m1। अब देखिए इलास्टिक है ये भैया, इलास्टिक के लिए 1 होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में -2v, और पहले कितना था, मान लो v1, तो जब 1 होगा तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, v की वैल्यू निकाल सकते हो, v1/2 निकाल सकते हो, और इस v1 की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, इस v1 की वैल्यू को जब आप यहाँ रख देंगे, अच्छा ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, v माइनस वी 2v, तो यहाँ से v1 की वैल्यू को, v1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, v की रख लो, किसी की भी रख लो, v1 की यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा v1 2v प्लस v ओवर 2v, ये तो होगा v1 की वैल्यू, हमको आंसर किसमें चाहिए, v के टर्म में। अच्छा v बाय क्या गलती हो रही, क्या m2 रेशियो m1 चाहिए ना, तो m2 रेशियो m1 तो निकल गया। आप देखो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया, अगर आप इसको देखें ये बन गया 2v ओवर v1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, 2v ओवर v1 इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा v1/2, इस v1/2 को इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा, इसको जब रखेंगे इसमें ये 3 निकल के आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, m2/m1 का 3:1 आ जाएगा। 2 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस v को ऐसे ही रहने दो ना, v1 की वैल्यू आप रख दो, v1 की 2 भी रख दो, नीचे भी वैसे ही रहने देना, तो 2v प्लस v ओवर v रखेंगे तो क्या आएगा, 3v ओवर v, तो v से v मर गया, तो 3:1 हो गया। क्वेश्चन 8 देखिए। अच्छा क्वेश्चन 8 कह रहा है एक रबर बॉल है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि रबर बॉल को रिलीज कर रहे हैं, कोई हाइट है आपकी, हो गया, मान लो कि कोई रिबाउंडिंग बॉल का केस है, आपने बॉल यहाँ से छोड़ी, इस पॉइंट से छोड़ी बॉल, और बॉल ऐसे गई, उसके बाद बॉल ऐसे से रिबाउंड हो रही है, बार बार बाउंस बैक हो रही है उसी मीडियम में, और धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अगर ये इनिशियल हाइट h0 है, ठीक है, और इसको नीचे आने में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v0 लग रही है, उसके बाद मान लेते हैं ये वाली जो हाइट है
वो h1 है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी अगली बार ऐसे नीचे आ रही है वो v1 है। सिमिलरली ये वाली जो हाइट है h2 है और ये वाली जो वेलोसिटी है v2 है। ये वाली मान लीजिए h3 है और ये वाली वेलोसिटी v3 है। तो जो हमारी हाइट होगी या जो v0 होगी उस पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो 2gh आ जाएगा, ठीक है। कभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, e इंटू v0। कोई रेस्टिट्यूशन से आप निकाल लोगे या आप इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि n हाइट की वेलोसिटी कितनी होगी या hn कितना होगा, वो होगा e⁻2n v0। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस होगी इसकी, जो टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगी वो होती है h0 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन है, मैं भी इसमें स्किप कर रहा हूँ इसको। और टोटल टाइम जो इसको कवर करने में लगेगा वो लगेगा 1 प्लस ई 1 माइनस ई। और ये हो क्या जाएगा इसके बाद, √2h0/g। ये तीन फॉर्मूले तो आपको रीबाउंडिंग बॉल के आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में चलिए, सेम क्वेश्चन है। तो इसकी जो फर्स्ट एक बार जब ये जंप करेगी तो पहली वाली तो स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट वाली होगी वो क्या हो जाएगी, e इंटू 2gh, ठीक है। अब जो v है इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, √2gh। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, इसमें e निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जब e की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, e कितना आ जाएगा, ये √2gh है, सेकंड वाली हाइट है, सेकंड वाली कितनी है √2gh, तो e आ जाएगा आपका 0.9। और टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी वो अभी भी बताई थी मैंने आपको कितनी हो जाएगी, उसका फॉर्मूला बता दिया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसमें रख दीजिए टोटल डिस्टेंस। तो क्या है, h0 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम अभी भी बताया था कि टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई 1 माइनस ई √2h0/g। और आपको एवरेज पूछा है तो एवरेज में क्या हो जाएगा, s/t हो जाएगा। और s/t कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, एक मेथड आप ये लगा सकते हैं कि जो s हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, पहली वाली h हो जाएगी, जो इनिशियल थी वो h0 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2e⁻2h0 2e⁻4h0, ठीक है। और इसमें फिर आप h की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए टाइम में और डिवाइड कर दीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन आपका ये है एजर्सन रीजन वाला। तो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, u स्पीड है, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। अनदर q है जिसका मास m है, इनिशियली एट रेस्ट। ये होगा तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो 2u होगी आफ्टर क्या कह रहे हैं, कोलिजन, ठीक है। तो भैया जो हमारा इसका सही ऑप्शन है, पहला तो सही लग रहा है, सही है। दूसरा ड्यूरिंग लास्टिंग द मोमेंटम काइंडली बोथ कंजर्व, ये भी सही है। तो ए और सी दोनों सही है, तो सी सही है। अरे एक बॉल है 9 मीटर पर सेकेंड है, कोलाइड कर रहे हैं अनदर आइडेंटिकल से। आफ्टर द कोलिजन बॉल ऑफ ईच बॉल मेक्स 30 डिग्री विद ओरिजिनल डायरेक्शन। इफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी इतना तो एक्स रेशियो वाई निकालो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, वही अभी जो हमने लगाया, वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, mv1 sin 30, हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, mv2 sin 30, दोनों में लगा दीजिए। जब दोनों को इधर उधर रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 sin 30 से sin 30 कट गया तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। तो v1/v2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वही ऑब्लिक्यू कोलिजन का हमने वाई एक्सिस पे लगा दिया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा था, रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो वाई पे लगाओगे आसानी से आ जाएगा। मैंने आपसे ये वाला जब करवाया था तो मैंने आपको वहीं पर बताया था कि जब वाई पे हम लगाते हैं सारी चीज़ें तो वाई पे इजीली निकल जाता है, एक्स पे दिक्कत करेगा ये। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 11 फिर आ गया। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल ए है, m1 है उसका मास और वेलोसिटी मान लो v1 ये पूरी को। और सेकंड में कह रहे हैं कि कोलाइड कर रहे हैं m2 से, तो ये m2 है
और दूसरा रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। कह रहे हैं उसके बाद सेपरेशन के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, m1 की हो गई m1, अच्छा इसको u कर लीजिए फिर, m1 की हो गई v1 और m2 की हो गई v2। पूछ क्या रहे हैं, अगर m1 इक्वल टू 2m2 है, ठीक है, तो v1 इतना है तो एंगल बताओ। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या निकालो, आपको v1 गिवन है, v गिवन है, तो आप v2 निकालो। और एक बार v1 v2 आ जाएंगे, देखो दोनों वेक्टर फॉर्म में आएंगे, वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू v1 डॉट v2 v1 मॉड v2, या ऐसे निकाल लो या फिर डायग्राम से आप ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं, देखिए टू बॉडी ऑफ सेम मास आर मूविंग विद सेम स्पीड। दो बॉडी थे इनके सेम मास है, सेम स्पीड है, दे हैव अ कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब मान लो एक मास m ये है, एक मास m ये है, वेलोसिटी इसकी v है, इसकी v है, इनइलास्टिक का मतलब ये हो गया दोनों ऐड हो गए 2m और एंड मूव टुगेदर विद वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी होगी इनकी कोई v कॉमन वेलोसिटी। तो पूछ रहे हैं कि देयर विद फाइनल स्पीड इज हाफ ऑफ द इनिशियल। अच्छा ये भी दिया है कि इनिशियल का हाफ है, तो पूछ क्या रहे हैं, दे हैव इतना मूव टुगेदर फाइनल स्पीड इज हाफ ऑफ इतना था द टू बॉडी। अच्छा एंगल पूछ रहे हैं, तो देखो अब देखो एंगल से आ रही है, इसका मतलब ये ऐसे नहीं आ रही है वेलोसिटी, ये कैसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। एक मास आपका इस यहाँ से आएगा, एक मास यहाँ से आएगा, तो इनके बीच का आपसे क्या पूछ रहे हैं, एंगल। ये कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा एक्स में, और दूसरे का भी एम वी कॉस थीटा, और किसके बराबर हो जाएगा 2mv/2। इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो क्या होगा 2m इंटू v/2। इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो एम बी कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। तो भैया सबसे सब कट गया, ये एम बी से एम बी कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा कितना आ रहा है 1/2, तो थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अच्छा जी देखो अगला क्वेश्चन फिर रॉड वाला आ गया है। तो ये रॉड वाला क्वेश्चन तो 3 बार आ गया है। एक थिन रॉड है, लेंथ दी है, रेस्ट पे है, एक एंड आपका फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल टकराएगा, टकराने के बाद रॉड क्या हो रही है, घूम जा रही है, एंगुलर स्पीड निकालो, कभी कुछ निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पे या आप होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एल इनिशियल एल फाइनल लगाएंगे, और एक बार जब इनिशियल था वहाँ पे तो एम बी आर लगा दीजिए, दूसरे में आई ओमेगा लगा दीजिए, और यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वन एंड कह रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3 वन एंड का प्लस ml²। बस ध्यान रखना सेंटर के अबाउट कह रहा है, वन एंड के अबाउट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास m 2m 4m को अरेंज किया गया। एक m है, एक 2m है, एक 4m है, एक 8m है, इसको हमने एक अरेंज किया ऐसे। कह रहे कि फ्रिक्शनलेस में किया, अनदर मास m को हमने मूव किया u से अलोंग सेम लाइन, कोलाइड विद इन परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ऑल सब्सिक्वेंट कोलिजन आर परफेक्टली इनइलास्टिक बाय द टाइम द लास्ट बॉडी ऑफ 8m स्टार्ट मूविंग द टोटल इतना p%, तो कितना होगा। तो p% से अगर आपका क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, देखो इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये सारे एक उसमें है पैटर्न में, यहाँ से आपने एक मास और भेजा है इस पे v से, ये टकरा रहे हैं एक दूसरे पे। तो देखिए अगर ये इनइलास्टिक है, ये जब इनसे टकराए तो सब मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो 8 4 12 2 14 और एक 15 और एक 16, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 16 mv इक्वल टू आपका जो 16 mv होगा, जो फाइनल इनकी वेलोसिटी है v1 कर लेते हैं, वो किसके बराबर होगा mv के। पहले वाले का मोमेंटम कितना था mv था, जब ये इनइलास्टिक से एक के बाद एक टकराया तो 16 सारे ऐड हो गए, 16 मास हो गया, mv हो गया। अब जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ m पहले इनिशियल की स्पीड माइनस हाफ 16 m इंटू यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे v1, इसकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी vc कह लो इसको, तो ये आ जाएगा 16 m बाई आपका कितना आ जाएगा v/16 आ जाएगा। यहाँ से vc निकालेंगे m से तो m कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ mv² 15/16।
ये तो चेंज इन एनर्जी हो गया। अब आपको लॉस निकालना है, लॉस क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी ओवर इनिशियल इंटू 100। तो देखो हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, इनिशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप इसको पूरे यहीं से सॉल्व करते हैं तो अपॉन के कितना आ रहा है 15/16। तो 15/16 को 100 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 93 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब देखो इसमें ना आपसे क्या कहा था कि इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें दो बॉडी स्टिक हो जाती हैं, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, अब ऐड हो जाएगा और एक कॉमन वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा। क्वेश्चन 15 अगेन वही आ गया, अभी भी हमने किया था। कह रही कि एक मास m है, इसकी वेलोसिटी ui है, एक 10m से टकराया जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, और उसके बाद क्या करें, एक इधर को चले गया, एक इधर को चले गया, एक m इस साइड को चले गया, 10m इस साइड को चले गया, इनके बीच का एंगल θ1 और θ2 है, इनके बीच में रिलेशन ये है कह रहे हैं, तो n निकालो। तो कंजर्वेशन देखो, जब भी ऑब्लिक वाला आ रहा है तो आप y एक्सिस में कंजर्वेशन लगाओ, ठीक है। तो पहले मोमेंटम 0, बाद में क्या हो जाएगा m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। इसको सॉल्व करेंगे, m1 v1 sin θ1 इक्वल टू m2 v2 sin θ2। बस अब क्या करना है आपको, ये तो पहला आ गया, दूसरा आप इसमें क्या कर दीजिए, एनर्जी लगा दीजिए, ठीक है। एनर्जी की जब कंडीशन लगाएंगे तो एनर्जी की कंडीशन से क्या होगा, क्योंकि आपका कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू, जब इस साइड जाएगा तो इसकी और इसकी जो वेलोसिटी है, कह रहे कि पार्टिकल इतना रेस्ट मूव विद हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो जाएगा कह रहे हैं, तो हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी इनिशियल हाफ m b स्क्वायर है उसकी हाफ हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए m2 v2 में और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका 16 क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, कोलाइड वाला क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे सेम क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद 17 क्वेश्चन है, 17 भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है 18 और 19 ये भी वही है। देखिए पार्टिकल है, कोलाइड हो रहा है, एनर्जी लॉस पूछा है, इसको भी आप करिएगा, नहीं आएगा मैं बता दूंगा क्योंकि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है इसमें। और ये लास्ट क्वेश्चन है 19, ठीक है, इसको इनको आप करिएगा। अच्छा ये लास्ट है, तो ये कोलिजन था, ट्राई करिएगा एक बार, इनको भी ट्राई करना आप, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।